शेर उसकी विनम्रता से, उसकी ईमानदारी से खुश होता है और बहुला को छोड़ देता है, उसे नहीं मारता। इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आज हम इस एपिसोड में बात भी कर रहे हैं। लेकिन बहुला भागी नहीं, उसको मालूम था, तो उसने शेर को कैसे कन्विंस किया। केवल एनएलपी नहीं, एनएलपी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी जाना होगा। यहाँ पे शायद उसने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। ये डिपेंड करता है कि आपके बिलीफ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है और आपकी आइडेंटिटी क्या है। मित्रों नमस्कार, आज मैं आपको एक कहानी के साथ जोड़ता हूँ। कहानी है, एक ग्रामीण के पास में एक गाय रहती थी, नाम था बहुला। और बहुला के पास में एक छोटा सा उसका बछड़ा था जिसे बहुत प्यार करती थी। रोज सुबह जंगल जाती, चारा चरती और शाम को आती और अपने बछड़े को दूध पिलाया करती थी, या उसका नित्य कर्म हुआ करता था। लेकिन एक दिन बहुला जंगल में चरते चरते बहुत दूर तक चले गई और रास्ता भटक गई। शाम को जब लौटने लगी तो अचानक उसके सामने शेर आ जाता है और शेर झपटता है बहुला के ऊपर। बहुला बड़े विनम्रता से कहती है कि शेर महाराज, आप मुझे खा लेना, मैं आपका भोजन बनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अभी जाने दो, क्योंकि मैंने अपने बछड़े को वचन दिया हुआ है, उसे रोज शाम को आऊंगी और दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। शेर ने बहुला को जाने दिया, उसके बाद से प्रभावित हुआ और बहुला वापस गांव आती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है और लौट करके शेर के पास वापस जाती है। शेर उसकी विनम्रता से, उसकी ईमानदारी से खुश होता है और बहुला को छोड़ देता है, उसे नहीं मारता। कहने को तो कहानी बड़ी सामान्य सी कहानी है। भाद्र पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के रूप से मनाया जाता है, लेकिन यह कहानी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत संदेश देती है जब हम उसे अपने जीवन से देखते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, एनएलपी मास्टर ट्रेनर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार पंडित जी। डॉक्टर साहब, बहुला की कहानी बड़ी प्रेरक होती है और जब इस कहानी को मैं गहराई से चिंतन करने लगा तो मुझे समझ में आया कि बहुला को तो एक शेर मिला, हमारे जीवन में तो कई शेर हैं। सोशल मीडिया का शेर हमारे पास मौजूद है, नौकरी में एक डर का शेर खड़ा हुआ है, हमारे पास में काम का प्रेशर है, उसका एक शेर खड़ा हुआ है, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास में टारगेट का एक शेर खड़ा हुआ है, यानी चारों तरफ शेर ही शेर हैं। अब इस शेर में हम बहुला कैसे बने, ये हमको आपसे एनएलपी के माध्यम से आज समझना है कि सबसे पहले हम बहुला के किरदार को समझें। डॉक्टर, देखिए, हमारे पुराने समय में जो कहानियां होती थी ना, जो त्योहारों के साथ जुड़ी होती थी, उनके पीछे एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल सीख होती थी। कहीं ना कहीं वो हमें एक गाइडलाइन की तरह काम करती थी, पथ दिखाती थी जीवन को जीने का। इस कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आज हम इस एपिसोड में बात भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी आपने शेर की बात की और एक बगुला गाय की बात की, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को जीवन में फंसा हुआ पाते हैं बहुत सारी समस्याओं के सामने में, और अपने आप को देखते हैं कि हम एक बगुले की तरह हैं, गाय की तरह हैं। और शेर, शेर का मतलब वो सारी समस्याएं जो हमें टेंशन देती हैं, जिससे हमें डर लगता है। तो साइकोलॉजी की और न्यूरोलॉजी की साइंस बताती है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं एमिगडाला, और ये एमिगडाला लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है। दो होते हैं ये, राइट और लेफ्ट। ये बाहर के वातावरण में घट रही घटनाओं को एनालिसिस करता है, और अगर इस एनालिसिस में इसे लगा डर, इनसिक्योरिटी, तो ये इमीडिएट हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, जो कि उस लिम्बिक सिस्टम का एक और हिस्सा है, उसको एक्टिवेट कर देता है और पूरी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है, कॉर्टिसोल। सोच के देखिए, ये जो शेर है ना, शेर जो हम जिसे एक्चुअल का शेर आएगा तो भी कॉर्टिसोल क्रिएट होगा, लेकिन आजकल एक्चुअल का शेर नहीं आ रहा है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब हम ऑफिस में बैठे हैं तो बगल वाला जो मेरा कलीग है, जिससे मेरा कंपटीशन चल रहा है, वो शेर बन जाता है। जब घर में रिश्तों के बीच में विश्वास नहीं रहता है तो रिश्ते शेर बन जाते हैं। जब ऑफिस का टारगेट का प्रेशर आता है तो वो भी एक शेर की तरह ही आता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक शेर की तरह आती है। तो डॉक्टर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे सामने चाहे झूठ का शेर आए या बहुला जैसी गाय के सामने में सचमुच का शेर आ जाए, प्रॉब्लम हमारे पास भी कभी कभी आती है। आपके पास बैठने के पहले मैं अपने कैमरामैन भूषण को समझा रहा था कि बहुला की स्थिति एक कल्पना करके देख, तेरे सामने कोई आए और अचानक बंदूक तान दे, उस समय तुम क्या करोगे? तो जल्दी आदमी सोचता है भागेंगे, लेकिन बहुला भागी नहीं, उसको मालूम था। तो उसने शेर को कैसे कन्विंस किया? तो सबसे पहला था
डर के आगे जीत है, इस हम्म। परिकल्पना को समझना। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैं एनएलपी आपके माध्यम से पढ़ा और समझा, उसमें आ जाती कोर बिलीफ। थोड़ा सा अब इसको आप और क्लियर करें यहाँ पे बिल्कुल। दर्शकों को कि बहुला का कोर बिलीफ, धर्म, सत्य, इसके साथ कैसा है? सेम टू सेम अगेन, जब भी कोई शेर वाली सिचुएशन आती है तो फाइट या फ्लाइट, या तो भागो या लड़ो। लेकिन बगुला ने दोनों ही नहीं किया, दोनों नहीं किया बहुला, ना फाइट किया ना फ्लाइट किया, बुद्धिमत्ता से काम लिया, रिलैक्स रही, समस्या को समझा और समस्या का समाधान के लिए उसने अपने भगवान पर विश्वास किया और ऑनेस्टी के साथ उसने कहा कि मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म है कि मुझे बच्चे को दूध पिलाना है और मेरा बच्चा मेरी वेट कर रहा है, उसको मैं दूध पिला के आती हूँ और फिर उसके बाद आपका आहार बनने को मैं तैयार हूँ। सेम टू सेम ये कहानी से इस छोटी सी शिक्षा ये मिलती है कि जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो हमारा मनोस्थिति बिगड़ जाता है, या तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, या एंगर में आ जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मन की ये सारी स्थितियों में हमारे सारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे। ना फाइट करना है ना फ्लाइट करना है, केवल शांति से उस समय अपने मन की स्थिति को एकदम शांत रखना है और डीप बुद्धिमत्ता के साथ सोचना है कि इस समस्या से मैं बाहर कैसे आऊं। बराबर है। तो इसको दूसरे चैप्टर में चला, जो एनएलपी को मैंने पढ़ा था, रेपो बिल्डिंग भी यहाँ पे है कि एक शेर जो है वो एकदम डेंजरस प्राणी है, क्रूर है, मारेगा ही मारेगा, और आप एक दुर्बल आदमी, असहाय आदमी हो। लेकिन शेर के साथ एक रेपो बिल्डिंग की गई, इमोशनली उसको इन्फ्लुएंस किया गया कि मेरा बच्चा भूखा है, उसको दूध पिलाऊंगे फिर आ जाऊंगे। तो एक रेपो बिल्डिंग और इमोशनल इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। यस, एनएलपी जो रेपो बिल्डिंग की बात करता है, रेपो का मतलब होता है सामने वाले का विश्वास जीत के उसको एक विन विन सिचुएशन पैदा कर देना कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट बना ले। तो अगेन लाइफ के अंदर जब भी कोई सिचुएशन हमारी किसी दूसरों की वजह से आ रही है, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो घर वाले हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, कोई पड़ोसी हो या कोई अनजान व्यक्ति हो जिसके साथ हमें लग रहा है कि थ्रेट सिचुएशन गड़बड़ हो रही है, तो वहां सबसे पहले रेपो बनानी है, यानी उसका विश्वास जीतना है कि यस, समस्या का समाधान बिना फाइट और बिना फ्लाइट के भी निकाला जा सकता है रिलैक्स होकर। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे एक गाड़ी ठुक गई, अब दो ही तरीके हैं, या तो आप लड़ो उसके साथ या भाग लो, और भागने में और एक्सीडेंट होने के टेंशन है। लेकिन एक तीसरा समाधान होता है, रिलैक्स करिए, सामने वाले के साथ रेपो में बनिए कि भाई देखो गलती किसकी है वो बात की बात है, अभी समाधान निकालना है और एक तरफ चल के बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई आदमी नहीं है, कोई समस्या भी है, तो समस्या के साथ भी रेपो बनाइए शांति के साथ। समस्या क्या है, मैं क्या हूं, और दोनों के बीच का समाधान क्या हो सकता है। तो ये जो हमारे कोर बिलीफ है और रेपो बिल्डिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और इसके लिए पॉजिटिव हेल्थ जोन में स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो सीट्स ओपन है, आप कायदा हमारे नीचे नंबर आ रहे हैं, उनसे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अनिल जी, एक और चीज़ समझ रहा था मैं इसको कि यहाँ पे शायद उसने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया। मतलब अगर आप देखें तो वो डर के भी, वो बिना डरे खड़ी रही, क्योंकि उसने सत्य पे भरोसा किया हुआ था, उसी बेस पे समझा रही थी। और अक्सर जब हमारे पास भय आता है तो या तो हम अपने वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा भय है कि हमको ईमानदारी से काम करना है, लेकिन किसी ने प्रेशर दिया तो फिर हम अपना ईमानदारी का जो एथिक्स है उसको किनारे कर देते हैं और बेईमान भी बन जाते हैं। राइट। और ऐसे समय में कुछ हम डिसीजन भी गलत लेते हैं। तो इस कहानी को जब मैंने एनएलपी से जोड़ना चालू किया तो मुझे इसका लगा कि वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग भी इस कहानी का एक संदेश है। तो इसको आपके ऊपर भी आपसे प्रकाश। देखिए, कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने आती है, जो घटनाएं हमारे सामने घटती हैं, उसमें दो लेवल होते हैं। एक बॉडी का लेवल होता है, जो इन्वायरमेंट है, जो घटना घट रही है उस समय क्या चीजें ट्रिगर कर रही हैं, और दूसरा है माइंड का लेवल। माइंड के लेवल पे तीन चीजें आती हैं, आपके बिलीफ, आपकी वैल्यू और आपकी आइडेंटिटी। इन तीनों को मिला के ही हम माइंड बोलते हैं। तो जनरली हम जो घटना हमारे सामने घट रही होती है उसका जो रिस्पॉन्स होता है कि मुझे क्या करूंगा मैं इस सिचुएशन में, ये डिपेंड करता है कि आपके बिलीफ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है और आपकी आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी टकराई, दो डिफरेंट लोगों की दो डिफरेंट जगह पे गाड़ी टकराई, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के संस्कार पे, उस व्यक्ति की समझ पे, उस व्यक्ति की बिलीफ पर, वैल्यूज पर। तो सेम टू सेम अगर आप अपने बिलीफ, वैल्यू और आइडेंटिटी को जुड़े रहते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए घटना, मेरे कोर बिलीफ ये है
कि मुझे शांति के साथ ही हैंडल करना है। मेरी वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज मेरी लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वैल्यूज मेरी जीवन में शांति पाना है, समाधान निकालना है, ना कि कोई बवाल पैदा करना है। तो जब आप उस वैल्यू के साथ जुड़ते हो तो फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। जैसा आपने कहा ना पांडे जी, कई बार आपको प्रलोभन मिलेंगे, कई बार आपकी सिचुएशंस में आपके जो हम कहते हैं ना असूल है, मेरे असूलों पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो ये असूल मतलब आपकी वैल्यूज जो आप पहले से मानते हो, लेकिन कई बार ये असूल जब हम सिचुएशनल प्रेशर होता है उसको तोड़ देते हैं। लेकिन यहां इस कहानी में दिखाया गया कि गाय ने अपनी जो वैल्यूज थी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हो, अपनी वैल्यूज पे टिके रहते हो और अपने बिलीफ को बिल्कुल स्ट्रांग रखते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से धीरे धीरे करके बाहर आ सकते हैं। एक बात अब और आती है जो आज सामान्य पे चलती है सब, कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। मैं इस कहानी को आगे जोड़ता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, हमारा पूरा फोकस परिणाम पे होता है, रिजल्ट पे नहीं। मगर जब मैं बहुला गाय की कहानी को पढ़ के समझ रहा था तो मुझे लगा कि गाय अपने परिणाम पे चिंता नहीं कर रही थी, उसको परिणाम पता था, रिजल्ट पता था कि मैं अगर भागती हूं तो भी मुझे शेर खा जाएगा, लौट के आऊंगी तो भी शेर खा जाएगा। गाय चाहती तो वापस नहीं आती क्योंकि शेर तो वहां जाता नहीं, पर गाय ने आया। कारण इसका मुझे समझ में आया कि वो रिजल्ट पे फोकस ना होकर के, परिणाम पे फोकस ना होकर के प्रोसेस के ऊपर में फोकस थी। उसका फर्म बिलीफ था और वो प्रक्रिया का एक हिस्सा बनी हुई थी, जो शायद हम हट जाते हैं और हमारे सामने में परेशानियां एक डेंजरस सिचुएशन पे आ जाती है। तो आउटकम का फोकस और प्रोसेस का फोकस। बिल्कुल ठीक कहा। उसे रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था, वो अपने कर्म पे फोकस थी कि मुझे क्या करना है, बस मुझे पता है, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। और दूसरा उसका एक बिलीफ था उस हायर पावर के साथ कि अगर मैं अपना कर्म सही करूंगी फल अच्छा ही होगा। और वही उसने किया, ऑनेस्टी के साथ गया, बच्चे को दूध पिलाया, वापिस आई और कहा सरेंडर, कि मैं अपना वचन पूरा निभाया। और फिर उसी बात से खुश होकर शेर ने उसे छोड़ भी दिया। बिल्कुल। तो पांडे जी, ये सारी कहानी अगर हम समझें तो इस प्रकार की कहानियां अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, जिसमें यही कहा गया है ना कि आप अपने कोर बिलीफ को सही स्ट्रांग रखिए, अपने प्रिंसिपल्स बनाए रखिए, अपने भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखें, अपने कर्मों के ऊपर काम करते रहें। लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में ये सारी बातें जब सिचुएशन आती है तो फिर वापस हम डगमगा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस विषय पे भी बात करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस विषय पे हम बात करेंगे, आप जुड़े रहिए। और हमारे सेशन ओपन हो चुके हैं। इस कहानी के 4 प्रमुख बिंदुओं को मैं आपको रिमाइंड कराता हूं। पहला, आप अपने कोर बिलीफ को हमेशा क्लियर रखें, स्पष्ट रखें। तो मैं आपसे फिर लास्ट में इन चारों का एनालिसिस ले लूंगा। मैं 4 चीजें लोगों को याद दिला रहा हूं। पहला है, जो मैं समझा वो यह है कि आप अपने कोर बिलीफ को स्पष्ट रखें, क्लियर रखें। दूसरा, डर अगर आ जाए, अगर आपको फियर है तो फौरन अपना दृष्टिकोण बदले। सर ये थोड़ा सा और समझना था, अगर भय आ गया है, किसी पर्टिकुलर हम सिचुएशन में आ गए हैं, तो अपना दृष्टिकोण कैसे बदलेंगे, थोड़ा सा ये विषय आप रखें। मैंने कहा ना, शुरू में ही कहा ना कि एमिगडाला को 2 चीजें लगती है, ऑल इज वेल या डेंजर। अगर उसको लगा कि डेंजर डेंजर डेंजर, तो बस बॉडी के अंदर में पूरा कॉर्टिसोल क्रिएट हो जाएगा, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, सारी सिचुएशनल डिसीजन गलत हो जाएंगे, पूरी बॉडी थरथराने लगेगी। लेकिन अगर उसको लगा ऑल इज वेल, तो सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, सब रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये ऑल इज वेल या डर, ये माइंड का खेल है कि आप कौन सा फ्रेम लगा रहे हो। फ्रेम, इस घटना को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, दृष्टि का कोण, एंगल बदलना होगा। दृष्टि तो वही रहेगी बार बार, दिखेगा तो उसे सामने शेर ही, और उसे पता है कि वो खा सकता है, वो अभी भी मार सकता है तुरंत। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को कूल रखा, उसने सरेंडर कर दिया भगवान को कि जो होगा देखा जाएगा। मेरा इस समय क्या कर्म होना चाहिए, ना तो मुझे इससे फाइट करना है ना फ्लाइट करना है। मुझे कर्म करना है कि मेरा बच्चा मेरे इंतजार करना है, उसको जाके मैं दूध पिलाऊं और उस कर्म पर को वापस आऊं। तो ये जो रीफ्रेमिंग की टेक्निक है, एनएलपी बहुत नए नए तरीके से बताता है कि एक ही घटना को ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के फ्रेम लगा लेते हैं ना, देखिए बहुत दूसरे तरीके से समझाता हूं। जब बाढ़ आती है ना,
तो हम जीप से नहीं निकलते जायजा लेने के लिए, हेलीकॉप्टर से देखते हैं, सही है। ताकि हमें समझ में आता है कितना नुकसान हुआ। सेम टू सेम जब हम नॉर्मल जो जीवन में घटनाओं को देखते हैं ना, वो एक रोड साइड व्यू होता है, मतलब अपन देखते हैं ये घटना ऐसे घट रही है, ऐसे घट रही है। लेकिन जब भी समस्या आ जाए ना, तो आप जीप से सीधा हेलीकॉप्टर पे चले जाएं। जीवन को एक बड़े एंगल से देखें कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ऐसा नहीं सोचना है। वाई मी की बजाय मुझे कहें ट्राई मी, नॉट वाई मी, ट्राई मी। क्योंकि तब आप सोचते हैं कि ये घटना कुछ लर्निंग देके लेने आई है, घटना कुछ मुझे अच्छा करने के लिए आई है। और आप जब एक नए व्यू से देखते हैं तो वो घटना का जो डर है वो खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है, अमिगडाला रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो आपके डिसीजंस और एक्शन भी सही होने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल है, घटनाओं को आपको थ्री डायमेंशन से देखने की आवश्यकता है। जब भी आप परेशानी में पड़ते हैं तो सामने का व्यू दिखता है, ऊपर से देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डायमीटर मिलता है। तो एक व्यापक रूप से समझिए और देखिए बहुला चतुर्थी की, बहुला गाय की 4 बातें कि आप अपने कोर बिलीफ को स्पष्ट रखें, मजबूत रखें अपने बिलीफ पे। डर को हमेशा एक नई दृष्टि के साथ देखिए, यानी डर यानी परेशानी को, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एक नए एंगल से देखना शुरू करें। बातचीत के बीच में ईमानदारी को रखें, करुणा और पोलाइटनेस के साथ में कम्युनिकेट करें। और हमेशा जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो अपने वैल्यू से कंप्रोमाइज ना करें। तो डॉक्टर अनिल, अब ये चीजें तो बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, कहानियां भी बड़ी अच्छी लगी, ताली वही मैं बात कह रहा हूँ। ये भी लग जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि सामने अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम अपने माइंड का दृष्टिकोण, अपने ब्रेन का दृष्टिकोण बदल दें। हाउ एनएलपी विल हेल्पफुल? यस, केवल एनएलपी नहीं, एनएलपी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी जाना होगा। एनएलपी केवल माइंड की बात करता है, माइंड के ऊपर आपको अपने सोल को भी समझना होगा, अपनी बुद्धि को भी समझना होगा। यहीं पे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बातें सबको पता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए सबको पता है, लेकिन क्या कोई भी वैसा कर रहा है जो करना चाहिए? तो यहां पे जो बड़ा क्वेश्चन आता है, जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है वो एकदम अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे किया जाए, ऐसा कैसे चलेगा? इन चीजों को हम एक अगले एपिसोड में डिस्कशंस करेंगे कि कैसे जो बातें बोली जा रही हैं और जो हो रहा है उन दोनों के बीच का गैप कहाँ है और उस गैप को कैसे फुलफिल किया जा सके। ये एक नया शुरुआत होगा। तो इंतजार करें हमारे अगले एपिसोड का, जहां हम बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम को एनएलपी और स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ करके आप कैसे समस्याओं से अपने आप को बाहर ला सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तब तक नमस्कार। नमस्कार।